Hello students, welcome back to my next video lecture. In this video lecture, we are going to discuss the last topic of chapter solution, and that topic is colligative property in case of electrolytic solute. Okay, and in this topic we will study Van 't Hoff factor. Okay, so first of all, what do you mean by electrolytic solute? इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट एक ऐसा सोल्यूट है जैसे मान लो आपके पास NaCl है. NaCl जो है NaCl अंडरगो डिसोसिएशन, मतलब जब भी आप NaCl को डिजॉल्व करते हो एट दैट टाइम वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl okay is going to get dissociated into one sodium ion and one chloride ion. Okay, these type of solutes are called as the electrolytic solutes. Those solutes which show association or dissociation in on dissolving in solvent. Okay, they are called as the electrolytic solute. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज जैसे ये एग्जाम्पल होगी डिसोसिएशन की, ऐसे ही आपके पास एग्जाम्पल है एसोसिएशन की. ओके, जब व्हेन यू डिजॉल्व बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, then benzoic acid show association like this. Two benzoic acid molecules associate to form this dimer in on dissolving in benzene. Okay, and these type of electrolytes which will show dissociation or association are called as the electrolytic solutes. Okay, now let's come to the point. If molecules of solute show association or dissociation, means if the solute is electrolytic solute, then number of particles in solution will not be as you put in. तो होगा क्या, जितने आप पार्टिकल पुट करोगे उतने पार्टिकल नहीं सॉल्यूशन में होंगे, उससे ज़्यादा या कम होंगे. कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड विद वन एग्जांपल. ओके, let us take, you prepared a solution in which there is 0.1 mole of NaCl in 1 liter of solution. Okay, you put 0.1 mole in 1 liter of solution and you will expect the answer of colligative property according to the 0.1 mole. ओके, क्योंकि आपने 0.1 मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डाले तो 0.1 मोल के अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके, like elevation in boiling point, these are the colligative property ना, elevation in boiling point. okay, तो इनका आंसर आपका अकॉर्डिंग टू 0.1 मोल आना चाहिए, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट. बट एक्चुअल में 0.1 मोल ऑफ NaCl जो है वो एज इट इज तो रहता ही नहीं. ओके, क्योंकि NaCl मॉलिक्यूल ऑन डिसोसिएशन, जब भी कोई NaCl का मॉलिक्यूल डिसोसिएशन शो करता है, वन मॉलिक्यूल गेट्स डिसोसिएटेड टू वन सोडियम आयन एंड वन क्लोराइड आयन. इट मीन्स एक पार्टिकल से दो पार्टिकल्स बन जाते हैं. ओके, इट मीन्स आपका आंसर, जैसे आपने इनिशियली इसका 0.1 मोल लिया, जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, मान लेते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है NaCl की, तो NaCl तो फिर जीरो हो जाएगा. और 0.1 मोल जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, 0.1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव आयन और 0.1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयन. तो अब टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं, 0.1 प्लस 0.1, 0.2 मोल ऑफ पार्टिकल्स आर देयर इन दिस सॉल्यूशन. और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सॉल्यूट का नेचर कैसा है, वो तो डिपेंड नहीं करता, बस आपने देखना होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो डबल हो गए, 0.2 मोल हो गए. यू आर एक्सपेक्टिंग आंसर अकॉर्डिंग टू द 0.1 मोल, ओके, विच यू इनिशियली पुट इन, बट द आंसर कम्स आउट इन अकॉर्डिंग टू द 0.2 मोल. ओके, वाई सो, बिकॉज 0.1 mole of NaCl on undergoing complete dissociation will form 0.1 mole of Na positive ion and 0.1 mole of Cl negative ion. Okay, and what are those electrolyte called as which show complete dissociation? These type of electrolytes are called as the strong electrolytes. Okay, means 0.2 mole of particles are there in actual solution. Okay, so it means solution में जिसमें आपने 1.1 मोल ऑफ NaCl डाल के जो सोल्यूशन बनाया था, एक्चुअल में वो सोल्यूशन ऐसे बिहेव करेगा कि उसमें 0.2 मोल पार्टिकल्स हैं और उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का आंसर भी उसके अकॉर्डिंग ही आएगा. ओके, सो आंसर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कम्स आउट अकॉर्डिंग टू दी 0.2 मोल पार्टिकल्स, नॉट 0.1 मोल. ओके, तो इट मीन्स जितने भी अभी तक आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के प्रीवियस वीडियोज़ में फॉर्मूले पढ़े हैं तो वो तो फेल हो जाएंगे, बाय फार्मूला आप कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे. ओके, बाय फार्मूला आप अगर कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेट अस से कि आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट
निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा दिया। ओके, तो आप मोलैरिटी निकाल के पुट कर दोगे 0.1 मोल के अकॉर्डिंग, के एफ की जो भी वैल्यू होगी सॉल्वेंट के लिए वो डाल दोगे, ठीक है, और डेल्टा टी बी निकाल लोगे। बट एक्चुअल में डेल्टा टी बी का आंसर कुछ और ही आएगा। क्यों कुछ और आएगा? वो 0.2 मोल के अकॉर्डिंग आएगा, ना कि 0.1 मोल के। ओके, तो इट मीन्स जो आप फार्मूलाज हैं जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, वो फार्मूलाज किसके लिए एप्लीकेबल थे? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक हों, मीन्स उनमें ना तो एसोसिएशन हो ना ही डिसोसिएशन हो जब उनको डिसॉल्व किया जाएगा सॉल्वेंट में। ओके, अब दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं जिसमें चलो उससे पहले अब इसमें ये बताओ, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप मेजर करोगे उसका आंसर जो आप फार्मूला से कैलकुलेट करोगे, फार्मूला लगा के कैलकुलेट करोगे, उससे ज़्यादा आना चाहिए कम आना चाहिए? ज़्यादा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0.1 मोल से 0.2 मोल बन गए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहे हैं, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करते हैं इट मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो आंसर है वो भी इंक्रीज आएगा ना, बिकॉज यू नो दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का जो एक्चुअल में कैलकुलेटेड आंसर आना चाहिए उससे इंक्रीज्ड आंसर आएगा इसके केस में, इन एक्चुअल जब उसको एक्सपेरिमेंटली किया जाएगा। सिमिलरली अब देखते हैं बेंजोइक एसिड इन बेंजीन जब डिजॉल्व होता है तो क्या होता है? इट शो एसोसिएशन। ओके, एसोसिएशन लाइक 2 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड एसोसिएट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ दिस। ओके, and this is called as the dimer. They are forming dimer. Okay, in which the two benzoic acid molecules are associating. Okay, तो बेंजोइक एसिड बेंजीन में ऐसा करता है, वाटर में ये डिसोसिएट होता है। वाटर के केस में इसका फॉर्मूला यही होता है शॉर्ट फॉर्म में, अगर वाटर में डिजॉल्व करते उस टाइम ये डिसोसिएशन शो करता लाइक दिस। ओके, बट ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये इक्विलिब्रियम शो करता है अपने आयंस के साथ। ओके, बट बेंजीन के केस में, क्योंकि बेंजीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो बेंजीन सॉल्वेंट में जो आपके पास बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं दे शो एसोसिएशन, एंड टू मॉलिक्यूल्स स्टार्ट एसोसिएटिंग लाइक दिस। इन ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, और इन दोनों में कौन सी बॉन्डिंग हो गई? ये वाली इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। दिस इज कॉल्ड एज द इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ओके, उसकी वजह से डायमर बनने शुरू हो गए। तो अब मान लो आपने 2 मोल पुट करे थे बेंजोइक एसिड के टू फॉर्म दी सॉल्यूशन इन बेंजीन, बट इन एक्चुअल जो आपका आंसर है वो 2 मोल के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, दैट विल कम अकॉर्डिंग टू दी 1 मोल। ओके, क्योंकि 2 मोल से 1 मोल बन जाएंगे आफ्टर एसोसिएशन, तो आपका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड होगी वो अकॉर्डिंग टू आप 2 मोल की एक्सपेक्ट करोगे, बट इन एक्चुअल जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर आएगा दैट इज अकॉर्डिंग टू 1 मोल ऑफ पार्टिकल आएगा। ओके, सो इट मीन्स जो आपने अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट्स के लिए वैलिड थे फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, वो अब अगर ऐसा इलेक्ट्रोलाइट अगर आपके पास ऐसा सॉल्यूट हो जो इलेक्ट्रोलिटिक है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होते। तो अब इनके लिए कैसे करेंगे? अगर मान लो आपने कैलकुलेट करनी हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाउ विल यू कैलकुलेट? ओके, तो इनके साथ डील कैसे करेंगे अब आगे आने वाले स्लाइड्स में देखते हैं। सो टू ओवरकम दिस एरर इन कैलकुलेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय फॉर्मूला we have to introduce Van't Hoff factor. Okay, so this is the factor we have to study, that is called as the Van't Hoff factor. Okay, clear? And Van't Hoff factor is represented by I, small I. Okay, and it is experimental value of colligative property divided by calculated value of colligative property. Experimentally colligative property की वैल्यू क्या आ रही है और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की आएगी, उन दोनों का अगर रेशो निकालें दैट इज इक्वल टू दी वेंट हॉफ फैक्टर आई। ओके, और आपको इस आई को इंट्रोड्यूस करना होता है हर एक फॉर्मूले में। ओके, क्लियर? आगे समझते हैं। क्लियर? और तो अभी इससे पहले ये वाला समझो, तो आपने क्या किया, अब मॉडिफाइड फार्मूला कैसे बनेंगे, मॉडिफाइड फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट्स कैसे आएंगे? तो जैसे रिलेटिव लोरिंग के लिए क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला था, बट ये नॉन इलेक्ट्रोलिटिक के लिए है। इलेक्ट्रोलिटिक के लिए उसकी आई की वैल्यू आपको यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी दिस साइड। आई इज़ दी वेंट ऑफ फैक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट, और आई आप कैलकुलेट करते हो, या आपको गिवन होता है इन केस ऑफ न्यूमेरिकल्स। ओके, क्लियर? पाई बी इक्वल टू आई एन आर टी, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी एम,
m is molality here, molality, okay, and similarly delta TF is equal to I KB small m, molality same, okay। तो मतलब इलेक्ट्रोलिटिक के लिए जिसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल सल्यूट में एक्चुअली उतने नहीं रहते जितने आप डालते हो, या बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। यू नीड टू इंट्रोड्यूस आई इन दी फार्मूलाज, ओके। तो ये आपके पास मॉडिफाइड फार्मूले हैं, और ये फार्मूले इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट्स एज वेल एज नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट्स के लिए, दोनों के लिए वैलिड हैं। क्यों? क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलिटिक के लिए आई की वैल्यू 1 आ जाती है, तो ये वही बेसिक वाले फार्मूले बन जाते हैं जिनमें आई नहीं होता, क्योंकि आई की वैल्यू 1 हो तो वही फार्मूला बन जाएगा ना पहले वाला, ओके। सो अब थोड़ा आई के बारे में और डिस्कस करते हैं अभी ये प्रीवियस स्लाइड्स में, ओके। तो आपके पास नेक्स्ट है, जैसे हमें पता है, अभी हमने ये पता लगा लिया कि वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द वेंट ऑफ फैक्टर। Now back to the colligative property. As we know that all colligative properties is directly proportional to n, that is number of moles of solute, and number of moles of solute क्या होता है, कैसे निकालते हैं, weight of solute taken divided by molar mass of solute, okay। तो यहाँ से अगर कॉलिग देखें तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, colligative property is directly proportional to 1 by capital M. What is capital M here? Molar mass of solute, okay, क्लियर। और आपको मैंने ये भी बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का इंडस्ट्रीज़ में यूज़ क्यों करते हैं, अननोन सैंपल का मोलर मास निकालने के लिए। अगर मान लो आपके पास कोई आपने नया कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया है, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, यू डोंट नो, उसके लिए आप उसको किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करवाओ, और उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करवा के जो सोल्यूशन बना है उसके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू नोट करो, वहाँ से आपके पास उसके लिए मोलर मास आ जाएगा, ओके, क्लियर। और मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आपस में रिलेशन क्या है, दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ओके, क्लियर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ओके। तो अब आपके पास आता है, अब इसका हमने ये किया क्यों है, ये देखो, अब आपके पास मोलर मास, जैसे अगर मान लो वो इलेक्ट्रोलाइट हुआ जो आपने सिंथेसाइज किया था कंपाउंड, वो इलेक्ट्रोलाइट हुआ, उसका मोलर मास जो एक्चुअल में होगा वो नहीं आएगा, ओके। उस टाइम क्या होगा, उसका मोलर मास की वैल्यू जो आप करोगे वो गलत होगी, वो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, हालांकि ऑब्जर्व्ड वैल्यू कुछ और ही आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज होने की वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, और उसकी वजह से मोलर मास भी जो आपको एग्जैक्ट आना चाहिए था, जो एक्चुअल में होना चाहिए था, वो नहीं आता, कुछ और वैल्यू आती है, ठीक है। तो उस कुछ और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मोलर मास से, या आप कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोलर मास से, और आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोलर मास है, और दूसरी तरफ आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व की है, ठीक है, ऑफ मोलर मास है, जो आपने कैलकुलेशन उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके उसके अकॉर्डिंग जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो निकाला है उसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो उनसे अगर आई की वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सल्यूट। कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होनी चाहिए थी सल्यूट के मोलर मास की, जब आप डिवाइड कर दो ऑब्जर्व्ड मोलर मास से, ऑब्जर्व्ड मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया मोलर मास, उस मोलर मास वहाँ से जो है, इन दोनों की रेशियो निकालो एम सी बाई एम नॉट की, तो दैट इज इक्वल टू एम ओ, इसको एम ओ भी बोल सकते हो, ऑब्जर्व्ड, एम ओ स्टैंडिंग फॉर ऑब्जर्व्ड, दैट रेशियो इज ऑल्सो इक्वल टू आई। तो आई निकालने के दो तरीके कौन से हो गए, एम सी बाई एम नॉट या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके, क्लियर। तो आगे इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, सी पी ऑब्जर्व डिवाइड बाई सी पी कैलकुलेटेड, सी पी मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक और चीज़, आई विल बी ग्रेटर देन 1 इफ डिसोसिएशन अक्कर, आई विल बी लेस देन 1 इफ एसोसिएशन अक्कर, आई विल बी इक्वल टू 1 इफ नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट विल बी देयर, ओके। क्यों आई ग्रेटर देन 1 क्यों आता है, अगर आपके पास डिसोसिएशन हो रही है तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो एक्चुअल में वैल्यू आएगी एक्सपेरिमेंट के दौरान, डिसोसिएशन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं डिसोसिएशन से, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड वन, ठीक है। तो न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से बड़ा होगा उस टाइम आई विल बी ग्रेटर देन 1 ना, इसलिए बोलते हैं कि अगर डिसोसिएशन होगी सॉल्यूट की, एट दैट टाइम आई विल ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तब आपका आई का आंसर ग्रेटर देन 1 ही आएगा। और अगर एसोसिएशन होगी तो उस टाइम आई विल बी लेस देन 1, क्योंकि सॉल्यूट कोगुलेट होके
जैसे 2 मोल डाले आपने, बन गया 1 मोल। आंसर आपने एक्सपेक्ट करना है 2 मोल के अकॉर्डिंग आना है, 1 मोल के अकॉर्डिंग कम आना है, तो ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू लेस होगी। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो आपने 2 मोल के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट करी थी वो डिनोमिनेटर है, तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कंपेरिजन टू न्यूमिनेटर, तो आपके पास आई की वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी फॉर एसोसिएशन। और अगर नॉन इलेक्ट्रोलिटिक होगा उसमें ना डिसोसिएशन होगी ना एसोसिएशन, जितने मोल्स डालोगे उतने ही आ जाएंगे, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू सेम होगी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की, उस टाइम आई इक्वल टू 1 आ जाता है। ओके, सो इट मीन्स आई जो है वो टोटली डिपेंड करता है सॉल्यूट डिसोसिएशन शो करेगा, एसोसिएशन शो करेगा कि नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है, दैट्स इट। ओके, और ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं मॉडिफाइड फार्मूलाज। ओके, सो नेक्स्ट अब है कैलकुलेशन ऑफ आई फ्रॉम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ओके, क्लियर। जैसे मान लो अगर आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हों, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, जैसे NaCl की अगर एग्जांपल जब हमने ली थी, NaCl का अगर 1 मोल डालो तो वो तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गए, वो 1 का 1 मोल टूट जाता है, ये 0 रह जाता है, और ये 1 मोल बन जाता है, और ये भी 1 मोल बन जाता है। ओके, वो तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। बट अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हों, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स विच डू नॉट शो एसोसिएशन और सॉरी विच डू नॉट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन और कंप्लीट एसोसिएशन। मान लो कि आपने एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल्स डाले, ओके क्लियर, बट एसिटिक एसिड का जब एक मॉलिक्यूल टूटता है दैट इज गोइंग टू फॉर्म एसीटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन। ओके, इनिशियली आपने क्या किया, 100 मॉलिक्यूल्स डाले, ठीक है, बट जब ये इक्विलिब्रियम आएगा, एट इक्विलिब्रियम लेट अस से 80 मॉलिक्यूल एज इट इज़ रहे, बट 20 जो मॉलिक्यूल हैं इसके वो डिसोसिएट हो गए इसमें और इसमें, तो जो 20 मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से क्या होगा, 20 ये बनेंगे, ओके, और 20 ये बन जाएंगे। क्लियर, मतलब टोटल जितने आप डालते हो वो सारे के सारे डिसोसिएट नहीं होते, ओके, उनमें से कुछ अनडिसोसिएटेड रह जाते हैं, और जो डिसोसिएट हुए हैं, जो 20 डिसोसिएट हुए हैं उनकी वजह से आपके पास ये आयंस बनते हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम जो सोल्यूशन में हैं वो कितने हैं, 80 जो ये अनडिसोसिएटेड वाले हैं, प्लस 20 प्लस 20, मतलब तब टोटल 120 पार्टिकल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। ओके, और वैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे 100 के अकॉर्डिंग, मतलब एक्सपेक्टेड से ज़्यादा ही आंसर आएगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का। क्लियर, बट इसके केस में 100 से 200 पार्टिकल नहीं बनेंगे क्योंकि इसकी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुई है। क्लियर, और ऐसे सॉल्यूट जिनकी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होती है उनके लिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कि कितने मोल्स हैं जो डिसोसिएट हो गए, डिवाइड बाय टोटल आपने कितने लिए थे। जैसे पिछले एग्जांपल के केस में 20 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए थे, डिवाइड बाय टोटल कितने लिए थे, 100 मॉलिक्यूल्स, तो आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2, तो अल्फ़ा विल कम्स आउट टू बी 0.2। इसको चाहे आप यहाँ पे अल्फ़ा डी कर लो लाइक दिस। ओके, अल्फ़ा डी मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो कितने मोल्स डिसोसिएशन शो कर रहे हैं डिवाइड बाय टोटल कितने लिए हैं। ओके, और लेट अस से देयर इज़ अ सॉल्यूट कॉल्ड A, whenever one A dissociate there is formation of n1 number of B, n2 number of C and n3 number of D and so on। ओके, तो अगर एक मॉलिक्यूल से कितने नंबर ऑफ वो बन रहे हैं आपके पास, एक मॉलिक्यूल है आपका ए का, एक मॉलिक्यूल जो है वो कितने बना रहा है, n1 नंबर ऑफ B, n2 नंबर ऑफ C, n3 नंबर ऑफ D एंड सो ऑन, अगर और भी बन रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन कैसी डिसोसिएशन कर रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स जितने डिसोसिएट होंगे, अगर इसके n नंबर ऑफ वेट, और हम n1 प्लस n2 प्लस n3 को लिख लेते हैं टोटल n, कि एक मॉलिक्यूल ए का डिसोसिएट होके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाता है। ओके, n1 प्लस n2 प्लस n3 एक मॉलिक्यूल से बन रहे हैं ना सारे, n1 प्लस n2 प्लस n3 इज़ फॉर्मिंग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल, क्योंकि हमें नंबर से मतलब है, नेचर क्या है उससे तो मतलब ही नहीं है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में। तो इट मीन्स 1 मोल ऑफ A इफ डिसोसिएटेड विल गिव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। ओके, अगर 1 मोल टूटता पूरा का पूरा तो n नंबर ऑफ मोल्स बनते, बट मान लो आपने स्टार्टिंग में 1 मोल लिया बट वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, A जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो 1 मोल का
और उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है अल्फ़ा ए, उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा डी लिखते हैं इसको। क्लियर, उसके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फ़ा डी है। क्लियर, इट मीन्स 1 मोल लोगे। क्लियर, अब मतलब यहाँ पे मोल टेकन है 1 मोल और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू अल्फ़ा डी दे रखी है, तो कितने मोल डिसोसिएट होंगे, इक्वल टू अल्फ़ा डी। ओके, तो इट मीन्स इफ वी स्टार्ट विद 1 मोल then alpha d will be dissociated, alpha d molecules will, alpha d number of moles of A will dissociate. Okay, it means 1 मोल में से डिसोसिएटेड A कितने होंगे, अल्फा, अल्फा डी। ओके, और अनडिसोसिएटेड कितने रह जाएंगे, 1 माइनस अल्फा डी, क्योंकि 1 में से अल्फा डी तो डिसोसिएट हो गए, बचे कितने 1 माइनस अल्फा डी, तो अनडिसोसिएटेड रह जाएंगे इतने और डिसोसिएट हो जाएंगे अल्फा डी। और ये जो अल्फा डी डिसोसिएट हुए हैं हमने अभी कैलकुलेट करा इक्वेशन से, बाय दिस इक्वेशन जो उसकी केमिकल इक्वेशन है, एक जो है वो कितने बनाता है, एन नंबर, एक ए जब डिसोसिएट होता है तो वो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनाता है। ओके, क्लियर, तो आपके पास अगर 1 माइनस सॉरी अल्फा डी नंबर ऑफ ए डिसोसिएट हुए हैं तो वो कितने बनाएंगे, अगर एक जो है वो एन बनाता है तो अल्फा डी कितने बनाएंगे, एक के लिए वैल्यू एन है तो अल्फा डी के लिए कितनी होगी, अल्फा डी मल्टीप्लाई बाय एन। क्लियर, दिस कम्स आउट टू बी एन इंटू अल्फा डी। क्लियर, अल्फा डी डिसोसिएट हो गए, एन अल्फा डी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनाएंगे ये वाले। ओके, सो अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने बचे हैं सोल्यूशन में, जो एक तो वो ए जो डिसोसिएट ही नहीं हुए, कितने ए हैं जो डिसोसिएट नहीं हुए, 1 माइनस अल्फा डी, और डिसोसिएट होने के बाद जो अल्फा डी डिसोसिएट हुए उन्होंने कितने नंबर ऑफ पार्टिकल बना लिए, इतने। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास सोल्यूशन में क्या होगा, दिस जो ए के डिसोसिएशन होने की वजह से कितने पार्टिकल बने हैं, प्लस ए कितने हैं जो अनडिसोसिएटेड ही रह गए हैं, 1 माइनस अल्फा डी, तो टोटल 1 माइनस अल्फा डी, ओके, प्लस एन अल्फा डी। ओके, तो आपके पास अब जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, जो ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस मच नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, एंड व्हाट इज दिस नंबर ऑफ पार्टिकल, क्लियर, ओके, और अपने एक्सपेक्ट किसके अकॉर्डिंग करना है, मान लो आपको नहीं पता था डिसोसिएशन एसोसिएशन हो जानी है, डिसोसिएशन हो जानी है एक ही, तो एक्सपेक्टेड आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर आपने 1 मोल के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, तो आई का आंसर क्या आएगा, आई क्या था, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के इंटू दिस आ गया, और कैलकुलेटेड के इंटू 1, के और के कट गया, ये आपके पास आ गया रेशो में आपके पास, दिस इज़ द फॉर्मूला। ओके, आई और अल्फा के बीच में रिलेशन निकाल रहे थे हम। क्लियर, तो इट मीन्स आई विल कम आउट टू बी, अब इन दोनों में अल्फा डी कॉमन है तो अल्फा इनको कंबाइन कर दिया और इसकी उससे ये इक्वेशन बन गई, इन दोनों को में से अल्फा डी कॉमन निकाल दिया। क्लियर, तो दिस कम्स आउट टू बी दिस इक्वेशन, आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू एन माइनस 1 अल्फा डी प्लस 1। ओके, क्लियर, और अल्फा डी की वैल्यू जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, उसके अकॉर्डिंग अल्फा डी का आंसर आता है। ओके, क्लियर, और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एट दैट टाइम आई इज इक्वल टू एन, तो अल्फा आई की वैल्यू एन के इक्वल ही आ जाती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा डी की वैल्यू क्या होती है 1, जितने आप डालते हो वो सारे के सारे डिसोसिएट हो जाते हैं। क्लियर, तो 1 जब हो जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा, n माइनस 1 प्लस 1 कम्स आउट टू बी n, एट दैट टाइम आई इज इक्वल टू n। क्लियर, तब आई की वैल्यू कितनी है, n के इक्वल, वो वैसे बोल दो आप चाहे। ठीक, सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट आई फ्रॉम अल्फा डी if degree of dissociation of the electrolyte is given for the weak electrolyte, then at that time I will be calculated by using this formula, where n is indicating the number of particles formed by one molecule of that particular solute on dissociation. Okay, and alpha d is the its degree of dissociation. Okay, now we will calculate, we will know how to calculate value of I for solute which is undergoing association. For association we will use term alpha A. Okay, alpha A means degree of association, और अल्फा यहाँ पे अल्फा ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटिंग
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, कि कितने मोल्स एसोसिएट हो रहे हैं और आपने कितने लिए थे। क्लियर। तो इसको अब वैसे ही पिछले जैसे मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल लिए, 100 में से सिर्फ 30 जो हैं वो एसोसिएशन शो करवा रहे हैं, 70 नहीं करवा रहे। तो जो 30 हैं वो है नंबर ऑफ मोल्स गोइंग एसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 100। तो 30/100 मीन्स अल्फ़ा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.3। ओके, अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, कि जितने डाल रहे हो वो सारे के सारे एसोसिएट हो जाएं। क्लियर। एंड लेट अस टेक द एग्जांपल दैट द सॉल्यूट इज ए एंड n मोल्स ऑफ सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन टू गिव 1 AN। ओके, जैसे आपके पास ये था ना बेंजोइक एसिड, ये वाला, वेट, 2 मोल इसके एक एसोसिएट होके बना रहे थे। तो ठीक है, अब इसमें हम बोल रहे हैं कि आपके पास सॉल्यूट है ए। ओके, यू हैव सॉल्यूट ए, n नंबर ऑफ एज मिलके एक AN बनाते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि आपने ए का 1 मोल डाला था और जो अल्फ़ा ए है दैट इज़ डिग्री ऑफ एसोसिएशन फॉर दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट। ओके, क्लियर। तो अगर अल्फ़ा ए इज़ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन फॉर ए, तो इट मीन्स 1 मोल डालोगे तो उसमें से सिर्फ अल्फ़ा ए नंबर ऑफ जो मोल्स हैं ए के वो एसोसिएट होंगे, बाकी एसोसिएट नहीं होंगे। इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिमेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट वर्ड ऐड कर लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन अनएसोसिएटेड, जिनकी एसोसिएशन नहीं होगी। अल्फ़ा ए तो एसोसिएट हो गए क्योंकि 1 मोल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 आ गया, इसकी अल्फ़ा ए वैल्यू। तो नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएशन जो शो कर रहे हैं वो कितने हैं, अल्फ़ा ए के बराबर। ओके, जो एसोसिएट नहीं हो रहे, अनएसोसिएटेड रह गए, वो कितने हैं 1 माइनस अल्फ़ा ए। ओके, और जब वो जो एसोसिएट हुए हैं उनसे क्या बन रहा है वो देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड बाय अल्फ़ा ए एसोसिएटेड मोल्स ऑफ ए, जो अल्फ़ा ए एसोसिएट हो रहे हैं ए के मोल्स, उनकी वजह से कितने मोल्स बनेंगे इसके AN के। ठीक है, N जो है N A जो है वो मिलके 1 बनाते हैं, N से बनता है 1। ठीक है, जब ये N मोल जुड़ते हैं तो 1 मोल बनता है इसका। ठीक है, बट आपके पास तो 1 के लिए कितना होगा, 1 के लिए वैल्यू होगी 1/n, बट जुड़े कितने हैं अल्फ़ा डी, अल्फ़ा डी के लिए 1 के लिए जो वैल्यू आ गई अल्फ़ा डी/n। ठीक है, तो अल्फ़ा डी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए विल गिव अल्फ़ा डी/n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AN। ओके, क्लियर। तो इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड बाय अल्फ़ा, नॉट अल्फ़ा डी, दिस इज अल्फ़ा ए, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अल्फ़ा एसोसिएशन। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट कर लो थोड़ा सा, तो इट विल बी अल्फ़ा ए विल गिव अल्फ़ा ए डिवाइड बाय n। ओके, तो इट मीन्स number of moles formed by alpha A associated moles of A, that will be equal to A by n, AA by n, let me correct this, alpha A by n number of AN। ओके, तो अब टोटल पार्टिकल कितने हैं सॉल्यूट में, सॉल्यूशन में, लेट मी पहले इसको करेक्ट कर ही लूँगा, यहाँ से अल्फ़ा ए कर दूँ ना यहाँ पे सर जी। ठीक है, तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं सॉल्यूशन में। एक तो वो ए जो एसोसिएट नहीं हुए, कितने ए हैं जो एसोसिएट नहीं हुए 1 माइनस अल्फ़ा ए। ओके, और कितने ए हैं जो एसोसिएट हो गए हैं, और उनके एसोसिएट होने के बाद कितने नंबर ऑफ पार्टिकल बने हैं AN के, अल्फ़ा A/n। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल दिस प्लस दिस, जो एसोसिएट नहीं हुए हैं प्लस एसोसिएट होने के बाद कितने नंबर ऑफ पार्टिकल बने हैं AN के, वो। क्लियर। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, वही कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कैलकुलेटेड वैल्यू तो 1 मोल के अकॉर्डिंग आपने एक्सपेक्ट करी है, और ऑब्जर्व जो आएगी वो इतने नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग आएगी। क्लियर। तो यहाँ से आपके लिए आई का जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन गया, क्लियर। इन दोनों में से अल्फ़ा कॉमन निकाल के आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया। क्लियर। तो आई के लिए फॉर्मूला बन गया 1/n - 1 अल्फ़ा + 1। ठीक, और n क्या है कि कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होके 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं एसोसिएटेड स्पीसीज़ का। जैसे यहाँ पे n क्या था, ये जो बेंजोइक एसिड वाली एग्जांपल है, इसके लिए n की वैल्यू क्या थी 2, क्योंकि 2 मिलके 1 बनाते हैं।
एसोसिएशन के बाद। ओके, तो एन जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएट शो करके कितने एक जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी वैल्यू है। ओके, और अल्फ़ा ए क्या है? अल्फ़ा ए इज़ दी डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ओके, तो वहाँ से आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला बना था आई इक्वल टू एन माइनस वन इंटू अल्फ़ा डी प्लस वन, और यहाँ पे बना आई इक्वल टू वन बाई एन माइनस वन अल्फ़ा ए प्लस वन। ओके, क्लियर? सिंबल्स का मीनिंग वही है, क्लियर? और इसके लिए जो आई की वैल्यू है दैट इज़ लेस देन वन। एसोसिएशन में आई की वैल्यू लेस देन वन ही आनी है। ओके, क्योंकि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से कम ही होगी। तो दिस इज़ इट। सो अब आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसके लिए जो एसोसिएशन शो कर रहा है, तो अल्फ़ा ए इक्वल टू वन, तो आई की वैल्यू क्या आएगी? वन बाई एन माइनस वन, बाहर ये वन है, प्लस वन, वन बाई एन माइनस वन प्लस वन, तो कट जाएगा, आई की वैल्यू वन बाई एन के अकॉर्डिंग आ जाएगी। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शोइंग एसोसिएशन आई विल बी इक्वल टू वन बाई एन। ओके, क्लियर? और एक और चीज़, observed molar mass is also called as the abnormal molar mass, okay, in case of electrolytic solute। electrolytic solutes के लिए जो observed value of molar mass आती है उसको abnormal molar mass भी बोलते हैं, क्योंकि वो normal तो होता नहीं, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो एक्सपेक्टेड से हट के होती है। क्लियर? तो उसको abnormal molar mass भी बोल सकते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे जो फॉर्मूला में यहाँ पे बोला गया था कि आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो यहाँ पे आपको नीचे अगर आप ऐसे भी लिख दो एबनॉर्मल मोलर मास, तो वो भी सेम ही फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, so this is all about colligative property. Now we will solve some numerical based on this. Okay, numericals. Okay, so first numerical is 2 gram of benzoic acid is dissolved in 25 gram of benzene. Show a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. उसने कितना डिप्रेशन शो किया? डेल्टा टी एफ 1.62 Kelvin. And molar depression constant for benzene is given, that is 4.9 Kelvin kg per mole. What is the percentage association of it? और वो अल्फ़ा से निकलेगी, अल्फ़ा निकालना है एक हिसाब से आपने, अल्फ़ा ए डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ द एसिड इफ़ इट इज़ फॉर्मिंग डायमर इन द सॉल्यूशन। ये बता दिया कि दो बेंजोइक एसिड मिलके एक डायमर बनाएंगे। ओके, क्लियर? तो आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? और आपके पास डाटा क्या क्या गिवन है? आपको ये गिवन है। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? हमें पता है ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट है, बेंजोइक एसिड बेंजीन में हमें पता है एसोसिएशन शो करता है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट है, तो आपको डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला ये लगाना है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलैलिटी। और मोलैलिटी की वैल्यू कैसे आएगी, कैसे आती है? ये मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है? ये नंबर डब्ल्यू इंटू 1000 बाय कैपिटल एम डिवाइडेड बाय डब्ल्यू डैश। डब्ल्यू डैश क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से आप मोलैलिटी कैलकुलेट करते हो। मैंने मोलैलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे एज इट इज़ पुट कर दिया। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करोगे, डेल्टा टी एफ पता है, के एफ पता है, डब्ल्यू पता है, डब्ल्यू डैश पता है, एम भी पता है, ठीक है? तो आपने यहाँ से आई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, आई की वैल्यू आ गई 0.504, ठीक है? आपने अल्फ़ा निकालना है, ठीक है? और आप आई और अल्फ़ा का क्या रिलेशन था? आई इज इक्वल टू 1/n-1 अल्फ़ा प्लस 1। किसके केस में? जिसमें एसोसिएशन हो रही है, और इसमें दिया हुआ है कि एसोसिएशन ही हो रही है। क्लियर? और आपको अल्फ़ा निकालना है। एन आपके पास मालूम है क्या एन है? डायमर बना रहा है ना, इट मीन्स दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक बनाते हैं, तो एन इक्वल टू 2। आई की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली गिवन डाटा से। क्लियर? आई की वैल्यू जब कैलकुलेट कर ली, एन की वैल्यू आपके पास है, अब क्या है? अल्फ़ा अननोन है, वो फाइंड आउट कर लो। क्लियर? एन इक्वल टू 2, वाई सो? बिकॉज दिस इज हैपनिंग, 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड फॉर्मिंग 1 डायमर। ओके, पुट वैल्यू ऑफ आई, एन इज़ 2, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई? ये अल्फ़ा इक्वल टू 0.992। क्लियर? मतलब अल्फ़ा क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटिंग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ओके,
तो आपके पास अगर ये 1 मान लें तो इट मीन्स अगर 1 मोल डालोगे बेंजोइक एसिड का तो उसमें से 0.992 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड जो है वो एसोसिएशन शो करेगा, एसोसिएशन सॉरी नॉट डिसोसिएशन, ठीक है। बट आपने परसेंटेज एसोसिएशन निकालनी है, वो कैसे निकलती है? परसेंटेज एसोसिएशन कैसे निकलती है? अल्फ़ा को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, तो 100 मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू परसेंटेज एसोसिएशन, क्योंकि ये आपके पास रेशो होती है, रेशो को जब भी 100 से मल्टीप्लाई करो तो दैट इज़ इक्वल टू परसेंटेज, ओके। जैसे मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है, ये रेशो निकाल लेते हैं इनटू 100। तो इसमें भी ऐसे ही किया, मोल्स एसोसिएटेड बाय मोल्स टेकन, ओके, ये आ गया अल्फ़ा इनटू 100, तो ये क्या होगी? दिस इज़ द परसेंटेज एसोसिएशन, okay. So this is it, first numerical done. Now second numerical. Now in case of second numerical, the statement is 0.6 ml of acetic acid, pure acetic acid they are talking about, having a density of 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point observed for this strength of acid is this much. Delta TF is given again. Calculate the Van Hoff factor, you have to calculate I, and dissociation constant of the acid, okay, dissociation constant of the acid निकालना है, clear, and Kf for water is given, means you have taken water, how much water? 1 liter water is taken here, okay, you put 6 ml of acetic acid in it, you made this solution, and this solution is showing delta TF equal to 0.205 degrees Celsius, okay, and you want to calculate I and dissociation constant of the acid, okay. dissociation constant of acid के लिए हमें +1 के चैप्टर इक्विलिब्रियम में जाना पड़ेगा, ओके, वो तब की बात तब देखेंगे, अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने जो सॉल्व करना है वो हमने क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ वैन हॉफ फैक्टर, ओके। एज वी नो दैट water has density approximately equal to 1 gram per ml, okay, so 1 liter of water means 1000 ml of water, and 1000 ml of water has mass 1000 gram, okay. Similarly, you have taken 0.6 ml of acetic acid, how much weight of it will be? Its density is 1.06 gram. 0.6 ml of acetic acid means 0.6 into 1.06, because you know that mass is equal to volume into density, ओके, कहाँ से फॉर्मूला बना? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो इट मीन्स मास ऑफ 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड कितना होगा? 0.6 इंटू 1.06, 0.636 ग्राम, ओके। एंड यू नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा टी एफ फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलैलिटी, ओके। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? it is to calculate, okay, otherwise all other values are given. Delta TF is given in the question, W of solute is given in the question, okay, indirectly volume दिया था हमने, volume of mass कितना होगा उसका वो निकाल लिया, mass of solvent is given in the solution, okay, clear, and M is the molar mass of solute, solute is acetic acid, तो acetic acid का molar mass कैसे निकालोगे? clear, कितना होगा वो आपको पता है, 60, कैलकुलेट कर लोगे मोलर मास, ओके। सो डेल्टा टी एफ गिवन है, के एफ गिवन है, ये सारी क्वांटिटीज गिवन है, आई नहीं गिवन, तो यू हैव टू कैलकुलेट आई कम्स आउट टू बी दिस 1.04, ओके। और आई से अल्फ़ा निकालने का फॉर्मूला क्या है? यू हैव टू कैलकुलेट अल्फ़ा फर्स्ट, क्योंकि अल्फ़ा से ही आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकलेगा, ओके। आई से अल्फ़ा निकालने के लिए फॉर्मूला ये डायरेक्ट फॉर्मूला, डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या बताया था? जब आप ऐसा सॉल्यूट हो जो डिसोसिएशन शो करता है, n-1 इंटू अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा डी होता है, आप इसको सिंपली अल्फ़ा भी लिख सकते हो, ओके। अल्फ़ा आपको नहीं पता, अब आई निकाल चुके हो फ्रॉम द स्टेटमेंट, एन आपको पता है, एन कहाँ से पता है? एसिटिक एसिड जब टूटता है तो क्या बनता है? एक जब एसिटिक एसिड टूटता है तो देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ एसीटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन, तो एक के बनते हैं 2, तो यही तो होता है एन, कि एक मॉलिक्यूल के टूटने से कितने पार्टिकल्स बनेंगे,
ओके, तो n इज़ 2 फॉर द एसिटिक एसिड इन वाटर, तो 2 - 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0.04। ओके, दिस इज़ दी अल्फ़ा। ओके क्लियर, मीन्स अगर आप 1 मोल लोगे एसिटिक एसिड का तो उसमें से एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फ़ा रह जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा तो डिसोसिएट हो जाएगा, और अल्फ़ा डिसोसिएट होने की वजह से ये और ये बनेंगे, और उसके लिए हमने अल्फ़ा कैलकुलेट कर लिया। ठीक, और नाउ कम टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर, डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम चैप्टर +1। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, हाउ यू विल कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स raised to their power their stoichiometric coefficients, okay, in the equilibrium equation। ठीक, तो if you take C concentration of acetic acid, ठीक, एट इक्विलिब्रियम कितनी रह जाएगी, C में से C अल्फ़ा निकल जाएगी, अल्फ़ा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, और ये आयन कितना बनेगा, C अल्फ़ा, और H पॉजिटिव आयन कितने बनेंगे, C अल्फ़ा, क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल और 1 मोल बनता है, तो अगर ये C अल्फ़ा मोल डिसोसिएट हुए हैं, C में से C अल्फ़ा मोल डिसोसिएट हुए हैं, तो ये कितना बनेगा, C अल्फ़ा, और ये कितना बनेगा, ये भी C अल्फ़ा। ओके क्लियर, सो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगी एसिटिक एसिड की, C अल्फ़ा, H पॉजिटिव आयन की C अल्फ़ा। ओके, और आपके पास जो एसिटिक एसिड बचा रह जाएगा जो डिसोसिएट नहीं होगा, क्लियर, तो दैट विल बी C माइनस C अल्फ़ा, मीन्स C कॉमन निकला है 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक, और Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड जो मैंने बताया वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट हैं, एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इंटू H पॉजिटिव आयन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, एसिटेट आयन, एसिटेट नॉट आयन। ओके, तो यहाँ से इसकी C अल्फ़ा और ये क्या है, C माइनस C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, C कॉमन निकल गया था, C अल्फ़ा था ना, तो C कॉमन निकल गया, 1 माइनस अल्फ़ा आ गया। ठीक है, और C कॉमन से एक C कट जाएगा तो क्या आ गया, C अल्फ़ा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा की वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर चुके हो फॉर एसिटिक एसिड इस सॉल्यूशन में जो बन रहा है, C की वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आपको मोलैरिटी में चाहिए होती है इक्विलिब्रियम इक्वेशन के लिए, तो कंसंट्रेशन मोलैरिटी क्या बनेगी, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, दिस इज द मोलैरिटी फार्मूला ना। ओके, तो आपके पास वेट ऑफ एसिटिक एसिड कितना है, इतने ग्राम है, सॉल्यूशन में इतने डालो ना आपने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही कर रहा हूँ मैं, तो आपके पास 0.636 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड था। ओके क्लियर, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे, डिवाइड बाय 60, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 0.636 ग्राम। ओके, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितने वाटर में डाला था आपने, 1 लीटर, और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो जितना सॉल्वेंट का वॉल्यूम है उतना ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो नीचे 1 लीटर, तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये निकला है मोलैरिटी, एंड मोलैरिटी का आंसर कितना आएगा, 0.0106 मोलर। तो इट मीन्स यहाँ पे जो C की वैल्यू है वो कितनी है, 0.0106 मोलर। इक्विलिब्रियम में आपको C की वैल्यू मतलब मोलैरिटी में चाहिए होती है, कंसंट्रेशन मोलैरिटी में चाहिए होती है, तो अब यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर दो, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो, व्हाट विल बी योर आंसर, C आपने पुट कर दिया ये निकाल के सिचुएशन से जो आपने सॉल्यूशन बनाया, C पुटेड, अल्फ़ा वो भी पुट कर दिया, 0.04 है, उसका स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 0.04 सॉरी, तो Ka की वैल्यू आपके पास ये आ गई, दिस इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिटिक एसिड इन केस ऑफ दिस सॉल्यूशन। ओके क्लियर, डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज़ टू पावर देयर कोएफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़ टू पावर कोएफिशिएंट्स इन द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ओके, and the third and last numerical for this topic, okay, which is very important, is arrange the following solutions in the increasing order of their osmotic pressure। osmotic pressure के ऑर्डर में आपने इनको अरेंज करना है। एक आपने ये सॉल्यूशन बनाया जिसमें 34.2 ग्राम पर लीटर सुक्रोज है, सुक्रोज का सॉल्यूशन है आपके पास, दूसरा है 60 ग्राम पर लीटर यूरिया,
तीसरा है 90 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज और चौथा है आपके पास 58.5 ग्राम पर लीटर NaCl का सॉल्यूशन। तो इन सभी को आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में कि किस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा और ऐसे करते करते जिसका सबसे कम। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू पाई वी इक्वल टू InRT। आई क्यों इंक्लूड करना है? क्योंकि बीच में आपके पास जैसे NaCl आया, ये इलेक्ट्रोलिटिक है। जैसे मैंने आपको बोला था, ये आई वाले फॉर्मूले इलेक्ट्रोलिटिक के लिए एज वेल एज नॉन इलेक्ट्रोलिटिक के लिए, दोनों के लिए वैलिड होते हैं। और पाई के लिए दूसरा फॉर्मूला क्या है? पाई इज इक्वल टू IcRT। ओके, IcRT। और C एंड I यही दो फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे, क्योंकि बाकियों के लिए टेम्परेचर और R तो दोनों के लिए सेम होगा। R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, वो सभी के लिए सेम है। तो I और C विल डिसाइड विच विल हैव ग्रेटर पाई। I और C विल डिसाइड करेंगे किसका पाई ग्रेटर आएगा। अब बात करते हैं 34.2 ग्राम पर लीटर सुक्रोज सॉल्यूशन की। इसकी मोलैरिटी चाहिए हमें। C यहाँ पे कंसनट्रेशन जो होती है वो मोलैरिटी में होती है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले में होती है। तो मोलैरिटी क्या आएगी इस सॉल्यूशन की? मोलैरिटी का स्ट्रेंथ के साथ रिलेशन क्या है? स्ट्रेंथ बाय मोलर मास इज इक्वल टू मोलैरिटी। स्ट्रेंथ कितनी है? 34.2 ग्राम पर लीटर। मोलर मास सुक्रोज का कितना होता है? C12H22O11, 342 आएगा। ठीक है, तो मोलैरिटी कितनी आ गई आपके पास सॉल्यूशन की? 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है, तो और इसके लिए सुक्रोज के लिए आई की वैल्यू 1 होती है क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है। और पाई का आंसर जो है वो आई और सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। आई जो है वो आपका आ गया 1 और सी जो है वो आ गई 0.1। तो इसमें पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0.1 आएगा। सिमिलरली यूरिया के लिए मोलैरिटी निकाल ली, यही फॉर्मूला लगा के 60 ग्राम पर लीटर उसकी स्ट्रेंथ दे रखी है, ग्राम पर लीटर से पता लगा स्ट्रेंथ दी हुई। तो मोलैरिटी और आई इसका भी 1 होगा। यूरिया इज़ ऑल्सो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए भी मोलैरिटी निकाल ली स्ट्रेंथ से, क्लियर। और आई इंटू सी का मल्टीपल क्या आ रहा है वो देख रहे हैं साथ में। इसमें आई इंटू सी का मल्टीपल कंसनट्रेशन 1 I1 वो आ गया 1, तो इसमें पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। इसमें पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0.5 इंटू 1। इसमें देखो मोलैरिटी आई है NaCl सॉल्यूशन की 1 मोल पर लीटर और इसका I इक्वल टू 2 होता है। NaCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और NaCl के लिए N की वैल्यू क्या आएगी? 2, क्योंकि एक टूट के 2 बनाता है। ठीक, तो आपके पास I की वैल्यू कितनी होगी? I इज इक्वल टू N-1 इंटू अल्फ़ा प्लस 1। ये फॉर्मूला था I कैलकुलेट करने के लिए। 2 - 1 और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है NaCl, 1 + 1। तो इसमें क्या आ गया आपके पास? 1 + 1 2। I की वैल्यू 2 आ गई। तो इट मीन्स I इज़ 2 एंड मोलैरिटी इज़ 1 मोल पर लीटर। तो I इंटू C का मल्टीपल क्या आया इसमें? 2। तो इसमें पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2। मतलब इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का आंसर जो है वो 2 मोल के अकॉर्डिंग आएगा। इस सॉल्यूशन में 0.5 मोल के अकॉर्डिंग आएगा, इस सॉल्यूशन में 1 मोल के अकॉर्डिंग आएगा, इस सॉल्यूशन में 0.1 मोल के अकॉर्डिंग आएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा किसमें है? सबसे ज़्यादा 2 मोल है, तो सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर इसका, उससे कम यूरिया का, उससे कम ग्लूकोज का, और सबसे कम नंबर ऑफ पार्टिकल किसके में है? सुक्रोज सॉल्यूशन में। और ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू पाई की किस में आएगी? NaCl के सॉल्यूशन में, और सबसे कम किस में आएगी? सुक्रोज के सॉल्यूशन में। ओके, so this will be the order of osmotic pressure. Okay, so this is all about last topic, which is Van't Hoff factor. Okay, which is designated by I. Okay, so this is it. We have done with chapter solution. Next chapter we will start will be the electrochemistry. Okay, in my next video. And till then, thank you students.